दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के तेवर फिर से गर्म हो गए हैं। जी हां, आज पेट्रोल 99 पैसे और डीजल 94 पैसे महंगा हो गया है। इस वृद्धि से बिहार में पहली बार डीजल का दाम 100 रुपये से पार चला गया है। यह भागलपुर, गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज जैसे शहरों में 1 लीटर डीजल के लिए 100 रुपये से अधिक देने पड़ रहे हैं। यह पटना में भी 100 के करीब पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल 114 रुपये 46 पैसे और डीजल 99 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गई है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 89 पैसे, पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 90 पैसे और भागलपुर में 115 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। गया जिला में पेट्रोल 115 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दूं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को पेट्रोल और डीजल से किसी तरीके की राहत मिलती नहीं दिख रही है। हर दिन कीमतें सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। आज भी लोगों को बढ़ी हुई कीमत पर पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है। कई शहरों में तो डीजल की कीमत शतक भी मार चुकी है, जब पटना में भी कीमत 100 के पार पहुंच गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पंचायती राज विभाग में 13,270 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग इसी महीने में पंचायत सचिवों के 3,161 पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसको लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं, जहां आयोग के द्वारा ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग में इंजीनियर संवर्ग के 1314 पदों पर नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। इसको लेकर भी विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत दूसरी बीमारी से पीड़ित के लिए चिंताजनक खबर है। जब बीते 1 अप्रैल से जो दवाओं की रेट में इजाफा हुआ है वह पटना सहित पूरे बिहार के बाजारों में 15 अप्रैल तक आ जाएगी। 20 से अधिक दवा कंपनियों ने पटना शहर की गोविंद मित्रा रोड के दवा कंपनियों को नई रेट से बेचे जाने वाली दवाओं की सूची भेज दी है। इनमें कुल 875 तरह की दवाएं शामिल है। नए रेट में दवाओं के दाम करीब 10% तक बढ़ाए गए हैं। दवा कारोबारी तय कीमत के आकलन में ही जुटे हुए हैं। पटना सहित पूरे बिहार में करीब 40,000 थोक और फुटक्कर दवा दुकान है। जानकारों की माने तो कीमतें बढ़ने की आशंका को पहले ही भांप कर कई दवा कंपनियों ने आपूर्ति धीमी कर दी थी। खास करके कई बड़ी दवा कंपनियों ने आपूर्ति बीते 15 दिन से ऑर्डर के बावजूद भी आपूर्ति नहीं की है। नतीजतन इन दिनों बाजार में ब्लड प्रेशर, दिल, पेट, हड्डी, शुगर, गठिया आदि रोग में प्रयोग होने वाली दवाओं का संकट हो गया है। जब मरीज छोटी और दूसरी कंपनियों की दवा खरीद रहे हैं। महंगी होते जा रही दवाओं में बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रमजान की शुरुआत पर बधाई। ये पवित्र महीना गरीबों की सेवा के लिए प्रेरित करे। ये महीना खुशियां, अमन और दया का भाव समाज में ले आए। पीएम मोदी के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को देखते हुए सभी सावधानियों के साथ रमजान के दौरान धार्मिक कार्य संपन्न करने की अपील की है। जहां आपको बता दूं कि देश में रविवार से ही रमजान का महीना शुरू हो गया है। जहां अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों में धैर्य, आत्मा अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समृद्धता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में मेट्रो के कामकाज को लेकर के हो रही लेत लतीफे पर सीएम नीतीश कुमार ने कल अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और प्रोजेक्ट वर्क जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कल उन्होंने पटना मेट्रो के अलग अलग अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि मेट्रो के अंडरग्राउंड काम को भी जल्द आरंभ करे। जब उसका काम शुरू होगा तो फिर वे आकार निरीक्षण करेंगे। इससे पहले फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार के दिन उन्होंने पटना मेट्रो को लेकर के एक समीक्षा बैठक भी की थी। सीएम नीतीश कुमार ने मलाही पकड़ी से पहाड़ी तक पटना मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन वर्क देखा और इसकी अपडेट के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ये खबरें बिहार के सियासी गलियारों में छाई हुई है। यह चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा। इस खबर से बीजेपी खेमा गदगद है। 1.5 दशक से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये सवाल सियासत के गलियारों की सुर्खियां बनी हुई है। भी ऐसी खबरों के कयास तब लगने लगे जब नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में यह कहा है कि वे अब तक राज्यसभा में नहीं गए हैं। इसके बाद से नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने, उपराष्ट्रपति बनने की सुगबुगाहट हो रही है। जहां अगर नीतीश कुमार राज्यसभा का रुख करते हैं तो फिर बिहार में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में ज्यादा संभावना बीजेपी के मुख्यमंत्री होने की सामने आ रही है। चर्चा जोरों पर है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर देगी तो फिर उनका राज्यसभा जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा भेज दिया जाता है तो फिर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाने का भी प्लान है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा में जाने की तमन्ना जताई है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। जहां उधर बिहार सरकार में जेडीयू के सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का समर्थन कर रही है। जहां बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यहां तक कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बीजेपी अब संख्या बल में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों बात करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उप योजना की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में बिहार के अरवल जिला को बिहार प्रदेश की सभी 38 जिलों में से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ जिले के सभी घरों में पीने के शुद्ध पानी की सप्लाई नल के माध्यम से की जा रही है। आपको बता दो कि लोगों की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करके उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना सितंबर 2016 से कार्यरत है, जिसका उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना है। जब माह फरवरी 2022 तक अरवल जिला में हर घर नल जल शहरी क्षेत्र योजना के अंतर्गत सभी 25 वार्डों में कुल लक्षित घरों की संख्या 7573 के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा देखने को मिला, जहां बिहार के बांका जिला में 8 साल की बच्ची से कुकर्म करने के बाद हत्या के मामले को लेकर के पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पटना के सचिवालय थाना प्रभारी सीपी गुप्ता ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। थाना प्रभारी सीपी गुप्ता ने प्रदर्शन कर रही महिला से कहा कि महिला हो, महिला की तरह रहो, साथ ही महिला को जबरन हटाने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार का कहना था कि हम न्याय के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके पर मची अफरा तफरी के बीच सभी को हिरासत में ले लिया गया, जब पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई थी। जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगभग आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। हालांकि इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ताकतवर लोग आरोपियों को बचा रहे हैं। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे नाराज होकर के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला है क्या, तो आपको बता दूं कि होली के दिन 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिसका बालू से ढका शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि सामूहिक कुकर्म करने के बाद हत्या की गई। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ये बच्ची होली के दिन दोपहर 2 बजे अपने घर के बाहर होली खेल रही थी। इसी बीच दुर्गा मंदिर के पास से अचानक गायब हो गई। परिवार वालों ने उसी समय से खोजबीन शुरू कर दी थी। खोजबीन के दौरान बच्ची की लाश को रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित एक नालीनुमा गुफा में बालू से ढके अवस्था में देखा। बच्ची की लाश पर कोई कपड़ा नहीं था, जब उसके शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था, जब उसकी अंग भी फाड़ दी गई थी। लाश देखने से स्पष्ट था कि उस बच्ची के साथ काफी दरिंदगी की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को और निखारने के लिए बिहार के पर्यटन विभाग ने बड़ी पहल की है। जब विभाग अब बिहार के लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को गंगा में क्रूज पर सैर करने का मौका देने वाला है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। ये जानकारी पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस पूरी पहल का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान देने की है। जब पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया है कि बिहार में पर्यटन को लेकर के अपार संभावना है। बिहार सरकार
की भी कोशिश है कि जो भी देसी विदेशी पर्यटक बिहार आएँ तो यहाँ से यादगार ले जाएँ। जब क्रूज की शुरुआत इसी कड़ी में की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग के पास एक क्रूज है जिसे अपडेट करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्य योजना होने वाला है। टिकट और अन्य मुद्दों पर जल्द निर्णय होगा। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को बाड़े जनपद पर आवंटित बंगले को खाली कराने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चिराग हूं और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, परंतु चिराग जहां पर जाता है वहां रोशनी फैलाता है। मुझे अगर बंगले का लालच होता या फिर मंत्रालय मेरे लिए लक्ष्य होता तो फिर जो रास्ता मैंने चुना वो मैं नहीं चुनता। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से ये घर हमसे छीना गया है, हम घर खाली करने के लिए तैयार थे, जब उसके बावजूद भी इस तरह से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई। वही मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि अपने हनुमान के घर में ही उन्होंने आग लगा दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रामविलास पासवान भाजपा के साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहे। भाजपा को समर्थन देने का ये परिणाम है। उन्होंने पहले पार्टी तोड़ी और फिर नेताओं को अलग कर दिया। भाजपा के यूपी मॉडल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोगों ने भाजपा का सर्कस मॉडल देखा है। यूपी मॉडल को समझना है। यदि बुलडोजर चलाना यूपी मॉडल है तो फिर वे बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर इसे क्यों नहीं चलाते। दरअसल बंगला खाली करने के नोटिस दिए जाने के महीने बाद लोजपा सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को अपना बंगला खाली किया, जिसे दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दिया गया था। चिराग पासवान अपने पिता के बंगले में रह रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्व सीएम और विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी ने योगी मॉडल लागू करने की मांग की है, तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी छपरा में राबड़ी देवी की बातों का समर्थन किया है और अब इस मांग का असर भी नजर आने लगा है। जहां उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है और इसका नजारा आज छपरा में भी देखने को मिला है। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफदरपुर गांव के रहने वाले सुधीश राय के बेटे सोनू कुमार की हत्या 25 मार्च 2021 को इस्माइलपुर के पास NH-19 पर हुई थी। इस मामले में पिता सुधीश राय ने आवेदन देकर के 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन 5 लोगों में 2 अभियुक्त हाजिर हुए, जब बचे हुए सभी फरार हो गए। अब न्यायालय के आदेश के बाद फरार अभियुक्त जितेंद्र राय और विकास राय के घर की कुर्की जब्ती की गई। पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से घर में लगी चौखट, खिड़की उखाड़ लिए गए और घर में रखे उपयोग के सभी संसाधन जब्त कर लिए गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में बुलाई गई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी कांड के अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित कराएं। जब ट्रायल चला करके अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए ये जरूरी है। बिहार में कानून का राज रखने के लिए पुलिस की कार्य संस्कृति को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के सीमित क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रखते हुए प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो, इस दिशा में तेजी से काम करें। रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करें। दोस्तों बात करते हैं कि पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने शनिवार को मुजफ्फरपुर मुसहरी ब्लॉक के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी कि BSO प्रमोद कुमार के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारा। छापेमारी कर रही टीम के मुताबिक अब तक 12 लाख नगद और 1 किलो सोने के गहने मिले हैं। निगरानी की टीम द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मुजफ्फरपुर में स्थित आवास, सरकारी कार्यालय और शहर के एक सुपरमार्केट में छापेमारी की गई। इससे पूरे जिले में सरकारी अधिकारियों और फिर कर्मचारियों में हरकंप मच गया है। निगरानी टीम के अधिकारी के मुताबिक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जब मुजफ्फरपुर शहर की मिठनपुरा में स्थित एक ग्रैंड मॉल में करीब 1.5 करोड़ रुपए से 2 दुकानें खरीदी है। दोनों दुकान पत्नी के नाम पर खरीदी गई है, जहां उसमें अपने नाम की जगह ससुर का नाम दे दिया गया है। राजधानी पटना के रानी तालाब के तत्कालीन थानेदार के यहां निगरानी की टीम ने 30 मार्च को छापा मारा था। टीम को इनकी आय से 61% अधिक संपत्ति मिली थी। आपको बता दो कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पदाधिकारियों के खिलाफ नवंबर 2022 से ही कार्रवाई की जा रही है। जब पिछले 5 महीने में 2 दर्जन से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पदाधिकारियों पर निगरानी टीम ने शिकंजा कसा है। जहां अब तक करोड़ रुपए के अवैध तरीके से कमाई संपत्ति को निगरानी विभाग ने जब्त किया है। निगरानी विभाग की टीम का कहना है कि लोग भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बेखौफ होकर के शिकायत करें। पटना में स्थित कार्यालय में अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता पहचान गुप्त रखी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश सरकार पर विरोधी हमला बोल ही रहे थे कि अब सहयोगी बीजेपी के नेताओं ने भी बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता से शुरू हुई ये बात अब बढ़ते बढ़ते विधायक मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री की मांग तक पहुंच गई है। लेकिन जेडीयू योगी मॉडल को विस्तार से खारिज करते हुए नीतीश मॉडल को ही सबसे बेहतर बता रही है। जब पार्टी का दावा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही सबसे बेहतर है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों योगी मॉडल और नीतीश मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक समय जब बिहार में अपराधियों में खौफ था, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया था जिसे नीतीश मॉडल कहा जाता है और जिसने क्राइम कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी चर्चा तब देश भर में हुई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार जैसे स्टेट में ऐसा हो रहा था जब बड़ी संख्या में अपराधियों का बेल रिजेक्ट हुआ। जहाँ इनका नतीजा ये हुआ कि अपराधियों में खौफ सामने आने लगा। ज्यादातर अपराधी सरेंडर करने लगे। कुछ बिहार से बाहर भाग गए तो कुछ भूमिगत हो गए और लगभग 1 लाख के आसपास अपराधी जेल पहुंच गए। यही वजह थी कि साल 2005 से लेकर के 2012 तक बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा। इसे क्राइम कंट्रोल का नीतीश मॉडल बताया गया, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। लेकिन कहते हैं कि आज इसकी कमी देखी जा रही है। बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी कानून की किताब पर पड़ी धूल को नहीं हटा रहे हैं, जिसमें अपराध को रोकने का हर उपाय बताया गया है। जब तक डीजीपी से लेकर के एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी ऐसा नहीं करते, अपराधियों के मन में कानून का भय नहीं होगा। इसके लिए किसी दूसरे मॉडल की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज नालंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की कानून व्यवस्था और फिर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें अक्सर प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर आम लोगों का उत्पीड़न करते नजर आए हैं। चाहे वह घटना हिलसा के नदहा का हो, जिसमें पुलिस ने गाँव में लूटपाट की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, चाहे घटना जगदीशपुर की हो जहाँ गलत काम में पदाधिकारियों की संलिप्तता के खिलाफ आवाज उठाने पर बाबू कुंवर सिंह के परपौत्र को पीट पीट करके मार दिया गया, या घटना बेतिया की हो जहां पुलवामा के शहीद की पत्नी को जलील किया गया। उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इनमें पुलिस अपराधियों की तरह काम करते नजर आई है, जब वो इसीलिए कि सिस्टम में आज दलाल, माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमला की निंदा की है और कहा है कि लोकतंत्र में नाराजगी का अधिकार सबको है, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक और उन पर हमला लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कृत्य है। इसकी जांच होनी चाहिए थी और उनकी सुरक्षा में मौजूद लोगों का सस्पेंस होना चाहिए था, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री को ही खतरा हो, सोचिए वहां आम जनता का क्या होगा। पप्पू यादव ने महंगाई के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा और बाबा रामदेव का संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने लोगों से कहा था कि पेट्रोल डीजल 40 रुपये होंगे और आज हो कितना गए हैं। देखिए, मोदी सरकार में महंगाई आज आम जनता के लिए अभिशाप बन गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान किए गए वादों पर मन की बात क्यों नहीं करते। मन की बात में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात क्यों नहीं करते। पप्पू यादव ने बढ़े हुए टोल टैक्स को लेकर कहा है कि अगर 1 सप्ताह में वे कम नहीं हुए तो फिर जन अधिकार पार्टी धरना देगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिले में अपराधी बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर के अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने पूर्णिया जिले में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पूर्णिया के बनमखी में दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर 30 लाख रुपए लूट लिया है। घटना पूर्णिया बनमखी अनुमंडल के कुसहा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने कर्मी को निशाना बनाया। बदमाशों ने 30 लाख छिनतई करके युवक के पैर में गोली मार दी। जहां राहगीरों की मदद से व्यवसायी को बनमखी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जहां घटना की सूचना बनमखी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक मधेपुरा के पुरैनी निवासी है, जो मधेपुरा से 30 लाख रुपए कलेक्शन करके पूर्णिया जा रहा था। युवक का नाम सावन कुमार बताया जा रहा है। उम्र तकरीबन 30 वर्ष बताई जा रही है। देव इंटरप्राइजेज मधेपुरा का कर्मी है। मौके पर पहुंचे बनमखी एसडीपीओ कृपा शंकर आजाद घायल युवक को पूछताछ करके मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी सिंगिंग और अभिनय के जरिए तो हमेशा ही लाखों फैंस का दिल जीतते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे एक समाज सेवी भी है। इस बात का सबूत उनका एक वीडियो, जिसमें वे एक दिव्यांग के साथ सड़क के किनारे बैठे हैं और बाद में उन्हें वे अपने घर में ले जाकर के खाना खिला रहे हैं।
जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले में बीहट का रहने वाला कुंदन पवन सिंह का फैन है। शरीर से दिव्यांग है, लेकिन उसकी इच्छा जब पवन सिंह से मिलने की हुई तो फिर पटना से ट्रेन पकड़ करके किसी तरीके से कुर्ला पहुंच गया। वहां से लोगों से पवन सिंह का पता पूछने पर उनके घर तक पहुंच गया, जहां इधर पवन सिंह को जानकारी मिली कि एक दिव्यांग उनके घर के बाहर 3 दिनों से बैठा है और मिलने के लिए बिहार से आया हुआ है। तो वह तुरंत पहुंचे और फिर जमीन पर बैठकर खूब सारी बातें की। जब कुंदन की सारी कहानी सुनी, फिर उसके घर जाने की व्यवस्था भी की। दोस्तों, बात करते हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है। इसके साथ ही वे दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। नेटवर्थ में $2.44 बिलियन के इजाफे के साथ ही अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ब्लूमबर्ग की लिस्ट में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं $100 बिलियन की नेटवर्थ के साथ अडानी सेंटी बिलियनर्स क्लब में शामिल हो गए हैं। यह $100 बिलियन से ज्यादा के नेटवर्थ वाले व्यक्ति को सेंटी बिलियनर्स कहा जाता है। जहां अडानी की नेटवर्थ में इस साल अब तक $23.5 बिलियन का इजाफा हो चुका है। लिस्ट में शामिल सभी लोगों में अडानी की संपत्ति में इस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी अब ब्लूमबर्ग के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं, जहां वो एशिया और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल नेटवर्थ $99 बिलियन आंकी गई है। जहां इस साल में अब तक अंबानी की नेटवर्थ में $9 बिलियन का इजाफा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बघा में मगरमच्छ के आतंक से परेशान रामगंगर के गुजरा गांव के लोगों ने 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ करके वन विभाग के हवाले कर दिया। जब पिछले 10 दिनों से गांव के सरकारी तालाबों में मौजूद मगरमच्छ ने गांव के दर्जनों बकरियों और फिर कुत्तों को अपना निवाला बना लिया था। गाँव में मगरमच्छ का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि ग्रामीण रत जग्गा को मजबूर थे। आखिरकार शुक्रवार देर शाम गुजरा गाँव के ग्रामीणों को सफलता मिली और फिर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। वन विभाग ने घर में घुसे मगरमच्छ को निकालने से मना किया। आपको बता दूं कि रामनगर थाना के मुजरा गांव में एक विशाल मगरमच्छ के आतंक से लोग कई दिनों से परेशान थे। मगरमच्छ का आतंक गांव में इस कदर बढ़ गया था कि लोग तकरीबन 10 दिनों से रत जगा कर रहे थे, यानी कि रात में जाग कर रहते थे। आखिरकार शुक्रवार की देर शाम मगरमच्छ जब फिर से अपने शिकार की तलाश में निकला तो फिर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। जहां ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया। जहां ग्रामीणों ने बताया है कि गाँव के एक सरकारी तालाब में लगभग 8 फीट का मगरमच्छ लंबे समय से डेरा जमाए हुए था और तालाब से निकलकर गांव के बकरियों और कुत्तों को अपनाने वाला बनाता था। वहीं इस घटना से परेशान ग्रामीण अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए रत जग्गा करने लगे। जब पिछले 10 दिनों से ग्रामीण मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी सफलता हासिल नहीं मिली थी। जहां इस बीच शुक्रवार की देर शाम जब मगरमच्छ शिकार की तलाश में तालाब से बाहर निकला था, तभी कुछ लोगों ने उसे घूमते हुए देखा तो इसकी सूचना अन्य ग्रामीणों को भी दी, जिसके बाद सभी ने मिलकर के उसे रस्सी के सहारे पकड़ लिया और फिर सूचना एवं वन विभाग को दी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक से हर वित्तीय वर्ष के अंत में चल अचल संपत्ति की घोषणा कराती है। इसे अफसरों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होता है। बिहार में बड़ी संख्या में अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। इस क्रम में बिहार के शेखपुरा जिले के डीएम इनायत खान ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की है। जहाँ शेखपुरा की जिलाधिकारी यानी कि शेखपुरा की डीएम इनायत खान पर 17 लाख रुपए का कर्ज है। यह कर्ज LIC का हाउसिंग लोन का है। जहां समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घोषित संपत्तियों के ब्यौरे में डीएम ने सभी तरह का उल्लेख किया है, सभी तरह का जिक्र किया है। जहां वेबसाइट पर दर्ज ब्यौरे के मुताबिक डीएम के पास लगभग 1 किलो सोना है तथा बैंक में 3,50,000 रुपए जमा है। जहां यूपी के आगरा में एक BHK का फ्लैट है जिसकी अनुमानित कीमत 37 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई है। इसके अलावा लगभग 80 लाख रुपए की अनुमानित कीमत की गैर कृषि भूमि भी है। डीएम ने 1 लाख रुपए का बीमा भी करवाया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि मार्च महीने में इस साल बड़ी तपिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां सूर्य ने इस कदर आग उगली है कि लोग गर्मी से बेहाल हो गए। इससे पहले 1901 में मार्च महीना इतना गर्म रहा था। जहां इसके उलट 1908 के बाद सबसे कम बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत में 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 47.5 मिलीमीटर कम रही। जहां मध्य भारत में 47% कम बारिश हुई, जो सामान्य से 8.4 मिलीमीटर मुकाबले केवल 1.1 मिलीमीटर रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी कि 4 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही लू चलने का भी आसार दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा महंगाई के बाद अब आम आदमी पर बच्चों की फीस का बोझ भी बढ़ गया है। जब बिहार के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों को फीस के लिए अधिक पैसे देने होंगे। जी हाँ, अब 9वीं और 11वीं में प्रवेश शुल्क 50-50 रुपये देने होंगे। पहले 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपये और 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपये थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार फिर से 80 रुपये देने होंगे। पहले 2 किस्तों में ये राशि दी जाती थी। वहीं 11वीं में विकास शुल्क अब 200 रुपये लिए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में अंजुमन इस्लामिया हॉल के वेबसाइट एवं भूतल के उपयोग के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह को चाबी सौंपी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल विशिष्ट ढंग से तैयार किया जा रहा है। यहाँ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका आप लोग समुचित उपयोग करें। इस अवसर पर सचिव भवन निर्माण और प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा रवि कुमार अंजुमन इस्लामिया हॉल के बेसमेंट एवं भूतल के उपयोग के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह को जरूरी कागजात भी सौंपे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में बढ़ते तापमान और गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पटना के जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि पटना जिले में सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 6:30 बजे से 11-11:30 बजे की शिफ्ट में संचालित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पटना का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 4 अप्रैल यानी कि सोमवार से लागू होकर के गर्मी की छुट्टी तक प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में इस साल धूप और लू का प्रकोप बना रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों पर इसका असर हो सकता है, इसीलिए बच्चों को लू से बचने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर 1.5 करोड़ की चरस के साथ 3 रशियन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जहां इमिग्रेशन विभाग ने शनिवार को 1.5 करोड़ की चरस को जब्त किया है। साथ ही 3 विदेशी नागरिकों को मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए विदेशियों में एक महिला भी शामिल है। तीनों से 6 किलो चरस बरामद हुई है। आपको बता दें कि रक्सौल में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर 1.5 करोड़ के चरस के साथ 3 रशियन नागरिक की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि घर बनाने वाले सामानों की बढ़ती कीमतों ने घर निर्माण एवं रियल एस्टेट सेक्टर पर ग्रहण लगा दिया है। यह आम जन को सपनों का आशियाना बनाना अब आसान नहीं होगा। इसका प्रभाव सरकार के विकास कार्यों पर भी पड़ेगा। आवास योजना के लाभुकों को निर्धारित सहयोग राशि से मकान तक नहीं बना पाएंगे। जाहिर है मकान का सपना जेब पर और भी भारी पड़ेगा। सरकार आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक देती है। इसके बाद भी लोगों को 2.5 लाख रुपए लाभुकों को स्वयं लगाना पड़ रहा था। जहाँ अब आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। खास करके सीमेंट तथा छड़ के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। जब कोविड काल के बाद आम जनता द्वारा अपने घर की आवश्यकता महसूस होने के साथ व्यक्तिगत मकान के साथ अपार्टमेंट निर्माण में भी तेजी आनी शुरू हो गई थी। बैंकों द्वारा सस्ते तथा आसान होम लोन उपलब्ध कराने से भी लोगों को सहूलियत भी बढ़ी थी, लेकिन भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में 30% तक बढ़ गई है। जहाँ सीमेंट में 19% और छड़ में 28% बढ़ती कीमतों ने लोगों के अरमान आंसू में बदल दिए हैं। वहीं निगम के 2 से 3 वर्ष पुराने करीब 60 से अधिक सड़क और नाले के निर्माण की योजना है। इसका प्रकलन पुराने दर पर होने से बढ़ी हुई कीमतों पर कार्य करना मुश्किल हो गया है। सीमेंट, स्टोन चिप और लोहे के साथ ही ईंट की भी कीमत बढ़ गई है। जब बालू को छोड़ दे तो सभी सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। बिल्डर अमरनाथ कुशवाहा और राजेश वर्मा ने कहा है कि जिस हिसाब से घर बनाने वाले सामानों की कीमतें बढ़ी है, उससे मकानों की लागत 20% तक बढ़ जाएगी। इससे अपार्टमेंट निर्माण को झटका लगा है। लागत अधिक होने से लोगों को अधिक कीमत चुकानी होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था के हाल पर बवाल है तो आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार निशाने पर है। जब कानून व्यवस्था को लेकर के विधानसभा में भी बवाल की तस्वीरें दिखी तो बिहार की डीजीपी ये अब खुद नाइट पेट्रोलिंग करते दिखे। जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल देर रात सड़क पर पेट्रोलिंग करते दिखे। देर रात राजधानी पटना से हाजीपुर पहुंचे डीजीपी ने अचानक थाने पहुंचकर पुलिस की चुस्ती का हाल जाना। अपने काफिले के साथ पहुंचे डीजीपी साहब देर रात थाने के हाल की पड़ताल करते दिखे। डीजीपी एसके सिंघल ने देर रात थाने में तैनात महिला सिपाही से पुलिस महकमे में मिलने वाली सुविधा का हाल जाना तो डीजीपी साहब थाने में घूम घूम करके पुलिस की तैयारियों का जायजा लेते दिखे। तो दोस्तों बात करते हैं कि पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू है। जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3161 पंचायत सचिवों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने विभाग शुरू करेगा। इससे पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने और फिर विकास राशि के खर्च में आसानी होगी। गाँव में 7 निश्चय के तहत 2 महत्वपूर्ण विकास योजना हर घर नल जल और फिर पक्की गली नाली के सफल काम के बाद अब उनके मेंटेनेंस बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको देखते हुए ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यालय तक ये बहाली की जा रही है। जब बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। इसके अंतर्गत विभाग में इंजीनियर वर्ग के 1314 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा विकास योजनाओं की अनवरत मॉनिटरिंग यानी कि कड़ी निगरानी के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की 1048 पद बनाए गए हैं। जहाँ मुख्यालय स्तर पर 7 पद और 38 जिलों में काम करने के लिए 1041 इंजीनियरों की हैं। वहीं जिला स्तर पर अभियंत्रण संगठन का कार्यालयों के संगठन के लिए तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्म के कर्मियों के 246 पद है। दोस्तों बात करते हैं कि रबी की फसल खेतों में लगभग पककर तैयार है। जहाँ किसान अब कटने की तैयारी में जुट गए हैं। जहाँ इन सब के बीच हर रोज बढ़ रहे डीजल की कीमत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जब पिछले साल की तुलना में डीजल के मूल्य में लगभग 25% अधिक वृद्धि होने से गेहूं की हार्वेस्टर से कटनी और थ्रेसर से दौनी कराने में आने वाले खर्च पर सीधा असर दिख रहा है। अब हार्वेस्टर और थ्रेसर वाले गेहूं कटने के लिए बीते साल की तुलना में सवाई अधिक राशि मांग रहे हैं। किसानों को डीजल के मूल्य में हो रही वृद्धि की चिंता सताने लगी है। जब बीते साल जहां 80 रुपए प्रति लीटर इसका मूल्य था वही गुरुवार को जिले में डीजल का रेट 100 रुपए प्रति लीटर हो गया। कई दिनों से हो रहे डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे किसानों को अब डीजल की बढ़ोतरी से खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक सरकार द्वारा गेहूं का रेट भी निर्धारित नहीं किया गया है जिससे संयम की स्थिति बनी हुई है। किसानों का मुख्य आधार खेती ही है। ऐसे में दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई से खेती करना मुश्किल हो गया है। खेती का लागत खर्च भी निकालना कठिन हो गया है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ कई योजनाओं में नए नियम भी लागू हुए हैं जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने के कारण बिहार के 12 लाख किसान इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे या वंचित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू कर दी है कि जिन किसानों का खाता आधार और फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से लिंक नहीं होगा उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जब बिहार में 12,29,800 किसान ऐसे हैं जिन पर अभी तक खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से लिंक नहीं हुआ है। इसी तरह 94,799 किसान ऐसे भी हैं जिनके आवेदन और आधार में गलतियां हैं। इन दोनों तरह के किसान अगर भुगतान के पहले इसे दुरुस्त नहीं किए तो फिर उनका भुगतान बंद हो जाएगा। बिहार के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ इसी महीने मिलने वाला है। ऐसे में किसानों के खाते में गड़बड़ी जल्द दूर हो जाए इसके लिए कृषि विभाग ने अपने स्तर से प्रयास तेज कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा तुल पकड़ने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने की राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर कहा कि अब मस्जिदों से माइक हटाना होगा। इसके माध्यम से राज ठाकरे ने फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है। जब कोरोना के कारण 2 साल के बाद शिवाजी पार्क में मनसे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मैं धर्माद नहीं बल्कि धर्म अभिमानी हूँ। मैं जल्द ही अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अयोध्या दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया है। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा
कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, हम महाराष्ट्र में भी विकास चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा रखा है तो फिर ये आपके लिए जरूरी खबर है। जब सरकार ने छोटी बचत योजना के लिए खास ऐलान किया है। जब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है तो फिर आप जान ले कि इस तिमाही खाता धारकों को कितने ब्याज का फायदा मिलेगा। आपको बता दूं कि छोटी बचत योजना के ब्याज दरों में सरकार ने इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि अप्रैल जून तिमाही में भी ग्राहकों को पुरानी वाली दर से ही ब्याज का फायदा मिलेगा। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे जमा नहीं करने होते, जहां अकाउंट खोलने से लेकर के 15 साल तक ही पैसे जमा किए जा सकते हैं, जबकि बेटी के 21 साल की उम्र तक उन पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा। इस समय सरकार इस स्कीम पर खाता धारकों को 7.6% की दर से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा दे रही है। इस स्कीम की ब्याज दरों में सरकार 3 महीने के बाद में रिवाइज करती है और आप अधिकतम 1,50,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार की यह लोकप्रिय स्कीम है जिसके जरिए आप अपनी बेटी के लिए 15 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।